4 राज्य और 4 बड़े सियासी सूरमा। लेकिन ये चुनाव सिर्फ सरकार बनाने या बचाने की लड़ाई नहीं है, ये उससे कहीं बड़ी लड़ाई है। इसका फलक बहुत बड़ा है। ये चुनाव आने वाले समय की राजनीति की दिशा तय करने वाले हैं। इन चुनावों के नतीजों से कई सवालों के जवाब मिलेंगे, कई नए कीर्तिमान बनेंगे और देश की राष्ट्रीय राजनीति पर इनका असर पड़ना बिल्कुल तय है। चाहे नतीजे किसी के पक्ष में आए या किसी के विरोध में जाएं, लेकिन असर हर हाल में पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके इन राज्यों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केरल की। केरल में मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता हैं। उनके नेतृत्व में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है और इस बार उनकी कोशिश है कि वो लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। ये अपने आप में एक इतिहास होगा, क्योंकि केरल में पिछले 40 से 45 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई सरकार दोबारा आई हो। लेकिन पिनराई विजयन इस रिकॉर्ड को तोड़ चुके हैं। अब यहाँ सिर्फ तीसरी बार जीतने की बात नहीं है, बल्कि केरल के राजनीतिक महत्व को समझना जरूरी है। राजनीतिक दृष्टि से केरल देश का पहला ऐसा राज्य था जहां 1957 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। उस समय मुख्यमंत्री बने थे EMS नंबूरीपाद और इसी दौर में इंदिरा गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। उन्होंने केरल की चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया और 1959 में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। यानी केरल सिर्फ पहली गैर कांग्रेसी सरकार का राज्य नहीं था, बल्कि ये पहली कम्युनिस्ट सरकार का भी राज्य था। और अब विडंबना देखिए, आज देश में केरल ही आखिरी राज्य बचा है जहां कम्युनिस्ट सरकार है। इसीलिए पिनराई विजयन सिर्फ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये लड़ाई है उस विचारधारा के अस्तित्व की जिसकी शुरुआत इसी केरल से हुई थी। अगर वो हार जाते हैं तो देश में कहीं भी वामपंथी सरकार नहीं बचेगी, यानी जहां से शुरुआत हुई थी वहीं पर अंत भी हो जाएगा। अब ये सफर जारी रहेगा या खत्म होगा, ये चुनाव तय करेगा। उनकी सीधी लड़ाई है कांग्रेस से, यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट से। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद जहां कांग्रेस को आसानी से जीतते हुए दिखना चाहिए, वहां ऐसा साफ नहीं दिख रहा। ना ही ये कहा जा सकता है कि CPM हार रही है और ना ही ये कि कांग्रेस जीत रही है, क्योंकि केरल में चुनाव अक्सर 1% से 2%, यहाँ तक कि आधे प्रतिशत के अंतर से तय होते हैं। और एक और बड़ा फैक्टर है भारतीय जनता पार्टी, जो भले ही अभी छोटा खिलाड़ी है, लेकिन पहली बार केरल की राजनीति में प्रभाव डाल रही है। वो क्या भूमिका निभाएगी, इसी पर निर्भर करेगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। पिनराई विजयन के सामने लक्ष्य बहुत बड़ा है और कांग्रेस के सामने भी, क्योंकि जिस कांग्रेस ने कभी कम्युनिस्ट सरकार को हटाया था, आज वही कांग्रेस उसी विचारधारा के खिलाफ आखिरी लड़ाई लड़ रही है। और दिलचस्प बात यह है कि आज की कांग्रेस कई मायनों में वामपंथी विचारधारा के करीब दिखाई देती है। इसीलिए ये चुनाव सिर्फ पार्टियों का नहीं, विचारधाराओं का चुनाव है। और अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु को अक्सर वंशवादी राजनीति का मजबूत गढ़ माना जाता है। यहाँ मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, जो दूसरी पीढ़ी के नेता हैं। उनके पिता करुणानिधि पहली पीढ़ी के नेता थे। अब स्टालिन की कोशिश है कि सत्ता तीसरी पीढ़ी तक जाए, यानी उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन तक, जो इस समय तमिलनाडु के डिप्टी CM हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनकी राजनीतिक क्षमता इतनी मजबूत है कि वो 2 पीढ़ियों का भार संभाल सके। इसीलिए तमिलनाडु का चुनाव सिर्फ जीत या हार का नहीं है। अगर स्टालिन जीतते हैं तो वंशवादी राजनीति और मजबूत होगी, और अगर हारते हैं तो ये एक बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत होगी। 1967 से तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति हावी रही है। अगर DMK हारती है तो इस राजनीति को बड़ा झटका लगेगा। हालांकि जब तक AIADMK मौजूद है तब तक इसे पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर BJP के साथ NDA सत्ता में आता है तो राजनीतिक संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। 1967 एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था और 2026 दूसरा इन्फ्लेक्शन पॉइंट बन सकता है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की राजनीति का चेहरा है ममता बनर्जी, जो कांग्रेस से निकल कर आई हैं और लगातार संघर्ष के बाद सत्ता तक पहुंची। 1998 में TMC बनी और आज 15 साल से वो सत्ता में है, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। उनकी तुलना में शरद पवार जैसे नेता राजनीतिक रूप से कमजोर पड़ गए हैं, यानी संघर्ष और राजनीतिक सौदेबाजी में फर्क साफ दिखता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ममता बनर्जी ने जिन चीजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सत्ता में आने के बाद वही चीजें अपनाई, और यही वजह है कि 15 साल बाद उनकी सत्ता कमजोर पड़ती दिख रही है।
इस बार उनकी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की राह आसान नहीं है। हालांकि बीजेपी के लिए भी ये लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन कुछ बड़ी घटनाओं ने इस चुनाव को बदल दिया है। भ्रष्टाचार के आरोप, पार्टी की गुंडागर्दी, आरजी कार मेडिकल कॉलेज की घटना, संदेश खाली की घटना, केंद्रीय एजेंसियों के साथ टकराव और न्यायिक अधिकारियों का घेराव, इन सब ने माहौल बदल दिया है। और फिर अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी करके इस लड़ाई को और तेज कर दिया है। ममता बनर्जी को कोर वोटर 3 हिस्सों में है, युवा, मुस्लिम और महिलाएं, और बीजेपी ने इन तीनों पर सीधा हमला किया है। महिलाओं के लिए आर्थिक मदद बढ़ाने का वादा, युवाओं के लिए रोजगार और भत्ता, और मुस्लिम समाज के मुद्दों को यूसीसी जैसे विषयों से जोड़ना। 2024 लोकसभा चुनाव में 53% महिलाओं ने टीएमसी को वोट दिया था, जबकि 43 से 45% ने बीजेपी को, यानी अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। अब इसी अंतर को कम करने की कोशिश हो रही है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में अब बदलाव की इच्छा साफ दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं चौथे राज्य असम की। अब जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा राज्य जहां लगभग 40% आबादी मुस्लिम है और जहां खुले तौर पर यह कहा जा रहा है कि बीजेपी को वोट नहीं दिया जाएगा। उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। ये कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है, ये उस मुस्लिम वोट के वीटो को डर को तोड़ने वाली राजनीति है जिसका जिक्र सालों से किया जाता रहा है। यहाँ सबसे दिलचस्प चेहरा है हेमंत बिस्वा शर्मा, बीजेपी के वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री जो मूल रूप से भाजपा के नहीं थे बल्कि कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में आए, और बीजेपी ने पहली बार ऐसा किया कि दूसरे दल से आए नेता को सीधे मुख्यमंत्री बना दिया। यानी ये सिर्फ एक नेता की जीत नहीं बल्कि बीजेपी की नई राजनीतिक रणनीति का उदाहरण है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक रास्ता खोला है और ये रास्ता सिर्फ असम तक सीमित नहीं है। कहा जा रहा है कि यही मॉडल पश्चिम बंगाल में भी लागू हो सकता है, जहां शुवेंदु अधिकारी जैसे नेताओं के लिए रास्ता बन सकता है। यहाँ तक कि ये संभावना भी जताई जा रही है कि आने वाले समय में बंगाल में कोई ऐसा मुख्यमंत्री दिखे जो बीजेपी का हो लेकिन मूल रूप से बीजेपी का ना रहा हो। अब असम पर वापस आते हैं। 2021 के चुनाव में जब बीजेपी ने चुनाव लड़ा था तब मुख्यमंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया हेमंत बिस्वा शर्मा को, और अब 2026 में हेमंत बिस्वा शर्मा पहली बार मुख्यमंत्री पद के लिए खुद चुनाव का चेहरा है। भले ही ये चुनाव उनका पहला सीधा चुनाव है सीएम के तौर पर, लेकिन उनकी रणनीति, उनका काम और उनकी राजनीतिक पकड़ ये सब संकेत दे रहे हैं कि असम में बीजेपी एक ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है। यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ कांग्रेस को 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद स्वाभाविक दावेदार होना चाहिए था, वहीं वे चुनाव की तारीख आते आते लगभग मुकाबले से बाहर होती दिख रही है। और इसी के साथ एक और बड़ा राजनीतिक तर्क सामने आता है। लोग कहते थे कि बीजेपी का नारा है कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस युक्त बीजेपी बनती जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ का रास्ता अपनाया, दूसरी पार्टियों के नेताओं को शामिल किया, उसकी सबसे बड़ी सफलता का उदाहरण है हेमंत बिस्वा शर्मा। तो अब तस्वीर पूरी हो चुकी है। 4 राज्य, 4 अलग अलग राजनीतिक कहानियां। केरल तय करेगा विचारधारा बचेगी या खत्म होगी। तमिलनाडु तय करेगा वंशवादी जारी रहेगा या टूटेगा। पश्चिम बंगाल तय करेगा 15 साल पुरानी सत्ता बदलेगी या बनी रहेगी। और असम तय करेगा क्या बीजेपी का विस्तार और मजबूत होगा और क्या पारंपरिक वोट बैंक की राजनीति पूरी तरह टूट जाएगी। लेकिन इन सबके ऊपर ये चुनाव तय करेंगे कि भारत की राजनीति आने वाले समय में किस दिशा में जाएगी।